हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स का थर्ड लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और आपने उसमें देखा था मार्कोनिक्स ऑफ रूल। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो मार्कोनिक ऑफ रूल है वो किस हिसाब से चलता है। जो मार्कोनिक्स ऑफ रूल है वो चलता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से, और उम्मीद है कि आपने उसका मैकेनिज्म भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है और कैसे चल रहा होता है। तो उसके लिए मैं आपको जरा सा हल्का सा एक डिवीजन देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मैंने कोई कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, इस तरह से मैंने कंपाउंड ले लिया प्रोपीन। ठीक है, अब ये जो प्रोपीन है आप देख सकते हैं ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, इस अल्कीन के अंदर अगर मैं HBr को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा। किस तरह से? एक कार्बन पर H जा रहा होगा और दूसरे पे Br जा रहा होगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और साथ में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम डिसाइड कैसे करें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो उसीलिए हम मार्कोनिक ऑफ रूल यूज करते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट को वहां भेजिए जहां हाइड्रोजन एटम कम है, यानी नेगेटिव पार्ट शुड कम हियर एंड हाइड्रोजन शुड कम हियर, दैट विल बिकम माय मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं मेजर प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरह से बनता है कि जहां हाइड्रोजन एटम कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट को भेजिए, डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है। और अगर मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ तो मुझे कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ब्रोमीन जो है वो यहाँ जा रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा सेक प्रोपाइल, या फिर मैं आइसोप्रोपाइल भी लिख सकता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और साथ ही में अगर इसका IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो वो हो जाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और इसी के नीचे मुझे मेंशन भी करना पड़ता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला जो कंपाउंड है वो माइनर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से मैंने ये रिएक्शन किया है, और यहाँ पर जो रूल चल रहा है हमारे पास में, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं लगता है, सिर्फ हीटिंग लगती है, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो रूल चल रहा है वो है मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मार्कोनिकोव रूल समझ में आया होगा। फिर मैंने आपको ऐसे भी एग्जांपल्स बताए थे जहां पर सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है और वहां पर मार्कोनिकोव रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, तब हमको मैकेनिज्म के थ्रू देखना पड़ता है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है और उस हिसाब से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से याद होगा। मैंने आपको सिखाया था 2 स्टेप था। पहले स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आता है और कार्बोकेटायन को जनरेट करता है। सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों स्टेप भी बहुत अच्छे से याद है। पर जब मैंने क्या देखा कि इसी रिएक्शन को अगर मैं वापस परफॉर्म करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना, इसी रिएक्शन को अगर मैं वापस परफॉर्म करता हूँ तो मैंने इस तरह से लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इसके अंदर मैंने सेम तरीके से HBr डाल दिया, और जब मैं रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तब मैंने इसके अंदर सिर्फ एक सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने? सॉल्वेंट। और वो जो सॉल्वेंट है वो है पेरोक्साइड। क्या है वो? पेरोक्साइड। अब बेटा पेरोक्साइड जो है वो दुनिया में बहुत सारे तरीके से है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड होता है, बेरियम पेरोक्साइड होता है, ठीक है, फिर या फिर एसिटिल पेरोक्साइड जो आपने पॉलीमर चैप्टर में देखा होगा। ठीक है, एसिटाइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के पेरोक्साइड इस दुनिया में अवेलेबल है जो हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। जनरली हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं सॉल्वेंट की तरह 11th और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, पर जनरली ये सारे पेरोक्साइड्स होते हैं। बोलने की बात क्या है कि पेरोक्साइड का मेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन चेन होगी, ऑक्सीजन होगा, है ना, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, फिर से ऑक्सीजन होगा और सिंगल R होगा। ये R की जगह अगर आप दोनों हाइड्रोजन लगाते हैं HOOH तो वो कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बनता है। अगर R की जगह आप दोनों सोडियम लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा, Na2O। तो ये कहीं ना कहीं Na2O नहीं, ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम नहीं डिस्कस करते हैं, बट जनरली एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से रहा होता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तभी हम उसको पेरोक्साइड कहते हैं। ये मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब वो कंपाउंड को हम पेरोक्साइड ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जनरली अगर मैं ये पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस करता हूँ इसी रिएक्शन के अंदर, तो प्रोडक्ट तो यही बन रहे हैं कि एक पर ब्रोमीन जाएगा, एक पर हाइड्रोजन जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा केस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फिर से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ लो अगर ब्रोमीन बीच वाले कार्बन पर जा रहा है तो हाइड्रोजन साइड वाले कार्बन पर जाएगा,
और अगर समझो ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर जा रहा है तो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जा रहा होगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिल रहा है। यही दो स्ट्रक्चर्स हमको मिल सकते हैं। क्या रिएक्शन कभी इस कार्बन पर हो सकता है? नहीं, जो रिएक्शन है वो साइट ऑफ एक्शन यानी डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वही हो सकता है, इस कार्बन पर कभी रिएक्शन होता नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन इन दोनों के हिसाब से हो रहा है, या तो ब्रोमीन यहाँ आएगा या तो ब्रोमीन यहाँ आएगा, तो इस तरह से रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बन रहे होंगे। ठीक है, इनका जो नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं वापस लिखकर टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट, यू कैन राइट इट अगेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब मैंने ये रिएक्शन किया और जब मैंने ये रिएक्शन किया, मैंने क्या देखा कि यहाँ पर ये प्रोपीन के अंदर HBr ऐड किया, यहाँ पर भी प्रोपीन के अंदर HBr ऐड किया। यहाँ पर मैंने सिर्फ हीट किया है, पर यहाँ पर अगर मैं हीट कर भी लेता हूँ तो साथ में मैंने एक सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज पेरोक्साइड, और उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उम्मीद है अगर आपको हल्का सा याद आ रहा होता है, तो मैंने आपको बोला था कि पेरोक्साइड जो होता है वो जनरली होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, यानी इसका जो बॉन्ड है वो एक्जैक्टली बीच में से ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, और जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और एक बार अगर कहीं रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गए तो वो सभी को अपने जैसा यानी सभी को फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। ये बात मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है पॉलीमर चैप्टर में, जब मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया था पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये आपको याद आ रहा है तो बढ़िया, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा सारी चीजें। जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो यही प्रोडक्ट मिले। तो सर इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क क्या है? देखिए, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क ये है कि यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है, इस रिएक्शन में वो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और जहां पर आपका ये वाला माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन में ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स तो वही है बट मेजर माइनर, मतलब किसी रिएक्शन के अंदर अगर ये 55% बन रहा है तो ये 45% बन रहा है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये नंबर लिया है कि ये ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है। तो इसी रिएक्शन में जब मैं पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस करता हूं तो जो कंटेंट है वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब क्या, ये वाला जो है वो 45% बन रहा है और ये वाला जो है वो 55% बन रहा है। ये 45-55 एक नंबर है, अगर मैं 60-40 लूं तो भी चलता है। ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मैंने एग्जैक्ट बताया कि रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये जस्ट एक नंबर आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेजर माइनर का हेरा फेरी हो रहा है ना, अदला बदली हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए तो आपने जो स्टेटमेंट दिया था मेजर माइनर के लिए वो मार्कोनिक था कि नेगेटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन एटम कम है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये स्टेटमेंट था। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। करेक्ट है, और ये सिर्फ तभी होता है जब आपके पास पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है एज ए सॉल्वेंट। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो रिएक्शन यही फॉलो होगा, अगर पेरोक्साइड है तो रिएक्शन इस तरह से फॉलो होगा। तो ये जो रूल है वो मार्कोनिक का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसलिए इस रूल को एंटी मार्कोनिक ओव रूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा होता है, ध्यान से सुनना, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं एंटी मार्कोनिक ओव रूल की स्टेटमेंट की, तो देखिए एंटी मार्कोनिक AMR अभी के लिए लिख रहा हूं। एंटी मार्कोनिक ओव रूल का स्टेटमेंट क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent attaches to carbon atom having, बोलिए क्या होना चाहिए, more number of hydrogen atom, ठीक है, during the reaction between unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent in presence of peroxide। अगर आप ये नहीं लिखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और उम्मीद है कि वीडियो में आपको ये जो AMR लिखा है ये भी दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर मैंने जो स्टेटमेंट बोला है आप वही टाइम पे सुन करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने सीखा कि एंटी मार्कोनिक रूल यूं इस तरह से चल रहा है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि क्यों, जो एंट्रेंस का पॉइंट है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एंटी मार्कोनिक रूल में जो प्रोडक्ट का मेजर माइनर का कंटेंट है वो एक्सचेंज हो रहा है मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो इसका सिंपल सा फंडा निकल करके आता है मैकेनिज्म। देखो बेटा, यहाँ पर जो मैकेनिज्म चल रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वो मैकेनिज्म क्या था आपको याद होना चाहिए। देखिए वो मैकेनिज्म क्या था उसको मैं लिखता हूं कि ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पर जहां पर मार्कोनिक रूल चल रहा है,
वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों रखा है ये भी मैंने आपको बताया है कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के पास में आता है ना, यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैं ऐसा कहता हूं इसे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा होता है? ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म चल रहा है वो एडिशन रिएक्शन ही चल रहा है। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है या फ्री रेडिकल हो रहा है, ये आपको जवाब देना है। यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि मैंने यूज किया है पेरोक्साइड। ठीक, पेरोक्साइड जब भी यूज करते हैं ये अपने आप को ब्रेक करके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये मैं 11 से आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे सारी स्पीसीज जो है वो अपने आप को फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करती है। ये वाला जो फंडा है मैंने आपको पॉलीमर में भी सिखाया था कि रिएक्शन में कहीं पर एक भी बार फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए ना तो वो सभी मॉलिक्यूल्स को अपने जैसा यानी फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म चल रहा है वो है एडिशन रिएक्शन, बट नाउ इट विल बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड हियर इट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैकेनिज्म का फर्क है, इसलिए प्रोडक्ट्स जो है वो उल्टा आ रहा है। ठीक है, और वो कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ये जो एंटी मार्कोनी रूल चल रहा है इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म का नाम याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। मैकेनिज्म का नाम क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये जो बोर्ड है उसको रब करता हूँ, इसी रिएक्शन को वापस लिखता हूँ और इसका मैं आपको मैकेनिज्म सिखाता हूँ कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है वो किस तरह से चल रहा होता है और क्यों मेजर माइनर का फर्क आता है। हम जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो इसी रिएक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे और सिखाऊंगा। बल्कि मैंने जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिखाया था वो पहले मैंने आपको जनरल रिएक्शन पे सिखाया था, उसके अंदर कार्बोकेटायन जनरेट होता है, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके देखे थे। ठीक है, पर यहाँ पर जो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लूंगा, मैं इसी एग्जांपल के ऊपर ये मैकेनिज्म अप्लाई कर दूंगा और आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा, ये एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एंटी मार्कोनी रूल में ऐसा क्यों होता है और मार्कोनी रूल में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिक रूल। तो देखिए, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। आप देख सकते हैं नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, यानी यहाँ तो वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, इसका मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन। इसका फर्स्ट स्टेप मैंने ऑलरेडी ये पॉलीमरेशन में सिखाया कि फ्री रेडिकल एडिशन के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। तो मैं यहाँ फिर से सिखाऊंगा। स्टेप 1 देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, हम देखने वाले हैं चेन इनिशिएशन स्टेप कि चेन इनिशिएट कैसा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, चेन इनिशिएशन स्टेप कैसे चलता है। सबसे पहले यहाँ पर जो पेरोक्साइड है वो अपने आप को डिकम्पोज करके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि वही उसका काम होता है। तो देखिए, आप ध्यान से सुनना कि RO सिंगल बॉन्डेड टू O और R, इस तरह से ये मैंने लिया है पेरोक्साइड। अब ये जो पेरोक्साइड है वो अपने आप को डिकम्पोज कैसे करता है कि ये जो है वो अपना होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करता है। तो मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास में आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास में आ रहा है। मैं जानबूझ के हाफ एरो बता रहा हूँ जिसको हम फिश हुक एरो कहते हैं। फिश हुक एरो हम तब यूज करते हैं जब हमको एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताना होता है। जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताते हैं तब हम फुल एरो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हमको पता चलता है कि ये RO है ना, इसके पास में एक डॉट बाकी है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो उसके सर पे आ गया। ऐसा एक नहीं, ऐसे 2 प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरह से, तो इसे मैं कहता हूँ फ्री रेडिकल। इसे मैं क्या कहता हूँ? फ्री रेडिकल। इस तरह से अब देखो, ये जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार किसी मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है तो वो और भी ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। अब यहाँ से निकला हुआ जो फ्री रेडिकल है वो सबसे पहले अपने रिएजेंट यानी HBr पर अटैक करेगा। तो देखिए, HBr के साथ में जब ये फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, ये स्टेप 1 का भी फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है कि ये जो R.O है ये किससे रिएक्ट कर जाएगा? HBr से रिएक्ट कर जाएगा। तो HBr का बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो बोलो HBr का भी ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी फ्री रेडिकल बनाएगा, ये उसकी खासियत है। तो इसको भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में ही जाना पड़ेगा।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के पास वापस आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है अपने पास में। देखिए कि ये जो R है वो O है, उसके साथ डॉट है, इसके साथ में जनरेट हो रहा है H डॉट, ठीक है, और इसके साथ में जनरेट हो रहा है Br डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, H डॉट जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Br डॉट, तो H डॉट जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, R O और H। इस तरह से देखिए ये जो डॉट है वो यहाँ पर है ऑक्सीजन के पास, और ये जो हाइड्रोजन का डॉट है वो यहाँ पर है, तो इस तरह से कंपाउंड बनाता है। और यहाँ से जो Br डॉट है इसे हम कहते हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है जनरेट, वो किस पर अटैक करता है, वो अल्कीन पर अटैक करता है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में पहले पेरोक्साइड ब्रेक होता है, वो HBr को ब्रेक करता है, और HBr से जनरेट हुआ ब्रोमीन मॉलिक्यूल जाके इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो चेन है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ध्यान से देखना, इनिशिएशन स्टेप में दो चीजें लिख रहा हूं मैं, कि पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ये वाला फ्री रेडिकल पेरोक्साइड से जनरेट हुआ है वो HBr के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह से ROH मॉलिक्यूल बना रहा है और ब्रोमीन रेडिकल बना रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मेरे पास बोर्ड की कमी है, मुझे और भी स्टेप्स लिखने, तो ये जो है पूरा ये मैं रब करके छोटे से पार्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये लिख लेंगे, पहले ही आप समझ रहे होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब करके जरा छोटा सा लिख लेता हूँ और बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि मैं बाकी की स्टेप भी आपको बता सकूं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो RO डॉट है, ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है जाकर के, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे HBr के साथ में। ठीक है, इस तरह से कुछ, और यहां से क्या जनरेट हो रहा है, ROH जनरेट हो रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा, तो होमोलिटिक फिशन हो रहा है कि नहीं, प्लस यहाँ पर बनेगा Br डॉट। ठीक है, तो आपको इसका नाम लिखना है, Br डॉट क्या है बोलो, इसको बोलेंगे ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब हम स्टेप को आगे लेके जाएंगे, अब हम लेके जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है बोलो, चेन प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, यानी क्या, यहाँ पर जनरेट हुआ फ्री रेडिकल जाकर कार्बन की चेन पर अटैक करेगा और चेन को बढ़ाएगा। तो अब ये हम देखने वाले, देखिए ये जो है वो कुछ इस तरह से समझिए कि CH3 है, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, I मीन उधर डबल बॉन्ड है, पर उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको मैं थोड़ा रेड कलर से बता रहा हूँ। ये देखिए इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि ब्रेक होने वाला है, बिकॉज इट इज इजी टू ब्रेक, करेक्ट है। और यहाँ पर जो अटैक करने आने वाला है वो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ ब्रोमीन रेडिकल है, याद रखना ब्रोमीन रेडिकल आता है। ठीक है, Br माइनस नहीं है, वो Br है, 0 चार्ज है इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, देखिए इसका होमोलिटिक फिजन करवा देगा, करेक्ट है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हो सकता है, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हो सकता है, सही है। तो दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है अपने पास में। तो यहाँ से जनरेट होने वाली दोनों ही पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं कि अपने पास में दो टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है कंपाउंड। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, यहाँ पर मैं लिख देता हूं डॉट। ठीक है, कौन सा डॉट है, ये रेड वाला डॉट है, इस बॉन्ड का ब्रेक हुआ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ रहा है जो ब्रोमीन के साथ कंबाइन होने वाला है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये CH2 है, करेक्ट है। इसका जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, करेक्ट है। और ये जो ब्रोमीन है वो अपना ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लेकर के आया है, और इन दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेम वे ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो ब्रोमीन से कंबाइन हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे, तो वो भी केस है। इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH है। ठीक है, इसका जो रेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है, वो ब्रोमीन के डॉट वाले से कंबाइन होकर के इस तरह से कुछ बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH2 ग्रुप है, करेक्ट है, उसके ऊपर अपना रेड वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। तो इस तरह से ये चेन जो है वो प्रोपोगेट हो गई, चेन जो है वो आगे बढ़ गई। ठीक है, अभी हम और आगे आपको लेके जाए तो आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो जनरेट हो रहा है इसे मैं कहता हूं 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या कहता हूं इसे, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये जो है उसे मैं क्या कहता हूं, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है,
अब आप ही मुझे समझा के बताइए कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म होता है, ऑर्डर होता है, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो फ्री रेडिकल का होता है वही कार्बोकेटायन का होता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर कार्बोकेटायन में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री है, तो फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, जो कि क्या होनी चाहिए, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से, या फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बोल करके देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको अल्फा कार्बन इसको मैं फंक्शनल ग्रुप मानता हूं, तो यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 कितने हो गए? 5। यहाँ पर अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप मानता हूं, तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है वो कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट से देखिए, यहाँ से कार्बन का इफेक्ट लग रहा है, यहाँ से भी कार्बन का इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्बन का इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आना होगा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर इस तरह से आता है। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए, जो ज्यादा स्टेबल है वो प्रीडोमिनेट हो जाएगा, यानी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करेक्ट है, तो यहाँ पर ये मेजर बन रहा है और ये जो है वो माइनर बन रहा है। देखिए, ये जो है वो मेजर बन रहा है ना, और ये जो है वो माइनर बन रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, अगर मैं आपको लेके चलूं स्टेप 3 की ओर, तो स्टेप 3 में क्या होता है, ये जो अधूरा है, यानी देखो इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं, इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं, वो पूरा होकर के चेन खत्म होगी, इसलिए मैं इसे कहता हूं चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि जो दोनों भी मॉलिक्यूल्स है, अगर उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा कहां से? HBr से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, कि ये देखिए, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर लिखता हूं, CH3 CH, इसके पास ये डॉट है, इसके पास क्या है? CH2, और इधर क्या है? Br। करेक्ट, ये भी H और Br के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा? CH3 CH, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा CH2, और उसके पास भी एक डॉट है जो रिएक्ट कर रहा होगा HBr के साथ। ठीक है, तो देखिए ये भी फ्री रेडिकल है, तो इसको भी फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा, यानी इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ कंबाइन होकर के ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर के ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि क्या स्पीसीज जनरेट हो रही होगी इस रिएक्शन के अंदर, तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Br। करेक्ट है, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो है वो बन जाएगा CH3 CH, नीचे आ जाएगा Br, यहाँ CH2 था, अब उसके बाद हाइड्रोजन आ गया तो बन गया CH3। करेक्ट है, दोनों ही स्टेप में यहाँ पर ब्रोमीन डॉट जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो वापस से इस स्टेप को फॉलो करते हैं, देखिए यहाँ पर भी ब्रोमीन डॉट है और लास्ट स्टेप में भी ब्रोमीन डॉट जनरेट हो रहा है, तो वो फिर से इसी स्टेप में आगे बढ़ेगा और तब तक चलते रहेगा जब तक आपके सारे मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो मैकेनिज्म है समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मेजर था, तो ये देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल मेजर था। करेक्ट है, तो ये वाला जो है वो मेजर बन रहा है। करेक्ट है, ये वाला जो है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल था, कम स्टेबल था, इसलिए ये जो है वो माइनर है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी माइनर है। तो देखिए मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाला कंपाउंड मेजर है, जो कि मैंने यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल ऐसा कहकर बताया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। तो वही फर्क है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में। मार्कोनिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चल रहा है, वहां पर जो स्टेबिलिटी होती है, वहां पर देखिए मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ, फुल एंट्रेंस लेवल की बात करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ मार्कोनिक ओवरूल की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मार्कोनिक ओवरूल। उस मार्कोनिक ओवरूल के अंदर मैकेनिज्म क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होता है, पहले डबल बॉन्ड की तरफ कौन ऐड होता है? हाइड्रोजन प्लस। करेक्ट है, उसके बाद में
कार्बोकैटायन जनरेट होता है। यहां तक का फर्स्ट स्टेप था, उम्मीद है आपने लिखा होगा और आप अभी उसको देख करके रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन था उसके ऊपर ब्रोमीन अटैक करता है, यानी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन जौन सा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक का फंडा क्लियर है। जैसे ही हम आते हैं एंटी मार्कोनिक रूल में, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ही पलट जाता है। जो मैकेनिज्म है अब वो फ्री रेडिकल से चल रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी पहले कौन ऐड हो रहा है, देखिए यहां पर भी आप देखें तो पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फिर वो HBr को ब्रेक करके ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करता है, और कार्बन की तरफ सबसे पहले कौन ऐड हो रहा है, ब्रोमीन रेडिकल ऐड हो रहा है, ना कि हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक वाले यानी मार्कोनिक वाले में पहले हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था, फिर ब्रोमीन आ रहा था। पर यहां पर देखिए पहले ब्रोमीन रेडिकल आ रहा है और वो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है ना, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होता है और फिर आपको मेजर माइनर प्रोडक्ट मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मार्कोनिक ओवररूल में पहले हाइड्रोजन ऐड होता है और फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर चल रहा होता है, और एंटी मार्कोनिक रूल में पहले ब्रोमीन रेडिकल ऐड होता है और फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से आगे का प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मेजर है वो माइनर बन रहा है और जो माइनर है वो मेजर बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सिर्फ मैकेनिज्म का ही फंडा है। एक बार आप मैकेनिज्म सीख लेंगे तो आप रूल याद नहीं रखेंगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली सब बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है। मुझे देखिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा हायर लेवल सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही लेवल है और यही लेवल से हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि ये सब मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, तो प्लीज आप इस लेक्चर को 10 बार देखिए, लेकिन आप कैसे भी करके ये सब चीजें अपने दिमाग में फिट करिए, इससे यूज टू हो जाइए। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ पा रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताता हूँ और थोड़े से और एंट्रेंस लेवल के पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी एंट्रेंस लेवल के 4-5 पॉइंट दिखाता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट केसेस है और एग्जाम में आते हैं इसलिए डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट अस सी द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर दिस मैकेनिज्म। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है, इज फॉलोड only when HBr is used। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर आप HCl लेंगे और पेरोक्साइड यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होता है, मार्कोनिक रूल ही फॉलो होता है। अगर आप HI लेंगे और पेरोक्साइड लेंगे तो भी एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होता है, मार्कोनिक रूल ही फॉलो होता है। बट अगर आप HBr लेंगे, सिर्फ HBr, तो भी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, लेकिन HBr के साथ अगर आप पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो बिना HBr के एंटी मार्कोनिक रूल हो सकता नहीं है, बिना HBr एंड पेरोक्साइड के एंटी मार्कोनिक रूल हो सकता नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये जो रूल है सिर्फ HBr में दिखाई पड़ता है, ना कि HI में, ना ही HCl में। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। देखिए क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं HBr, HCl और HI की, तो आप मुझे बताइए तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं HF की, ठीक है, HF की, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है वो क्या है, HCl, ठीक, इससे बड़ा क्या है, HBr, और सबसे बड़ा जो बॉन्ड है वो किसका है, HI का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने जानबूझ करके ये जो सेकंड स्टेप है, आई मीन जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, वो मैंने रब नहीं किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि HBr जो है इसका होमोलिटिक फिजन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है और जिसकी ही वजह से मैकेनिज्म आगे बढ़ रहा है। मतलब मैकेनिज्म को आगे बढ़ने के लिए चाहिए क्या, फ्री रेडिकल। देखिए HF का जो बॉन्ड है इतना छोटा है कि इसका होमोलिटिक फिजन इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनिए, इसका होमोलिटिक फिजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, HCl का बॉन्ड HF से बड़ा है, यहां पर क्या होता है, इधर भी होमोलिटिक फिजन इज नॉट पॉसिबल।
सर ऐसा क्यों, इधर भी पॉसिबल नहीं, इधर भी पॉसिबल नहीं? देखिए यहां पर मैं आपको बात करता हूं कि होमोलिटिक फिजन इज नॉट पॉसिबल। इसका एक रीजन है कि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींच के रखेगा। तो अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश भी करूंगा तो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, होमोलिटिकली कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये रीजन है। HCl की अगर मैं बात करता हूं तो HCl में सबसे पहले तो बॉन्ड छोटा है, इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना ही डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली फ्लोरीन जितना डिफिकल्ट नहीं है, उससे थोड़ा इजी है, बट यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है। और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, इसलिए यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड फ्यूजन करूंगा भी तो भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। HBr, अब HBr का लेंथ, बॉन्ड का लेंथ कुछ इस तरह है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ इस तरह है कि एग्जैक्टली होमोलिटिक फ्यूजन फेवरेबल है, होमोलिटिक फ्यूजन हो सकता है। तो यहां पर देखिए मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर लिखता हूं कि होमोलिटिक फ्यूजन इज पॉसिबल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर इस हिसाब से HI के अंदर I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और इसका तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत बड़ा है ना, तो इसके अंदर भी फ्री रेडिकल जनरेट होना चाहिए कि नहीं? आप सही बोल रहे हो, इसके अंदर बॉन्ड फ्यूजन होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। यहां पर देखिए होमोलाइटिक फ्यूजन इज पॉसिबल, है ना, बट इट प्रोड्यूसेस I2। कैसे? देखिए अगर मैं HI का बॉन्ड, मुझे पता है इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, इसका होमोलिटिक फ्यूजन हो सकता है, तो मैं अगर इसमें पेरोक्साइड यूज करके इसका होमोलिटिक फ्यूजन करूंगा तो क्या हो रहा है, H डॉट बन रहा है और I डॉट बन रहा है। करेक्ट है। अगर मैं ऐसा 2 यूज करता हूं तो 2 बार H बनेगा, 2 बार I बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही 2 बार I बनता है ना, ये आपस में देखिए 2 बार I कैसा दिखाई देता है, I डॉट, तो ये आपस में बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और I2 बन जाता है। समझ में आया? क्या बन जाता है, बोलो, I2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है ना, उसको दूसरे आयोडीन के साथ कंबाइन होने में आसानी होती है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो अप्रोप्रिएट बन जाता है दोनों के बीच में। तो जैसे ही I रेडिकल जनरेट होता है, देखिए यहाँ पर कैसे Br रेडिकल जनरेट होकर के आगे कार्बन पर अटैक करने जाता है, बिकॉज Br रेडिकल अकेला एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी I रेडिकल जो जनरेट हो रहा है उसे कार्बन पर अटैक करने जाना चाहिए था, बट I रेडिकल अकेला एग्जिस्ट कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेवी साइज, इट कंबाइंस विद अनदर I टू फॉर्म I2। और एक बार अगर I2 बन गया तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा ही नहीं, फ्री रेडिकल है ही नहीं, तो मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। दैट इज वाई यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस तो होता है, बट ये मैकेनिज्म के कंपैटिबल नहीं है, मैकेनिज्म के साथ चल नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए HF होमोलिटिक ही नहीं पॉसिबल है, HCl होमोलिटिक फिजन ही पॉसिबल नहीं है, HBr होमोलिटिक फिजन पॉसिबल है, और Br रेडिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है, इट कैन ट्रैवल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। HI के अंदर होमोलिटिक फ्यूजन इज पॉसिबल, बट I रेडिकल डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू I2। दैट इज व्हाई I यानी HI cannot participate in anti-Marconi rule. This is the reason why anti-Marconi rule is followed only when HBr is used with peroxide. No other acid with peroxide will ever give anti-Marconi rule. ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा और आपको ये पॉइंट्स के अंदर आने वाले जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। लेट अस सी सम एग्जांपल्स नाउ। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में मैंने यहाँ पर लिया है ब्यूटोनिन और एरो पे रखा है HBr और यूज किया है पेरोक्साइड। तो यहाँ से आपको बातें समझ में आ रही है कि अल्कीन दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है, पेरोक्साइड दिया, यानी ये पूरी की पूरी कंडीशन है एंटी मार्कोनिक रूल की। और इस क्वेश्चन में मैं आपसे ऐसा भी कहूंगा कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ओनली, तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो आपको मैकेनिज्म याद है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैकेनिज्म नहीं याद है तो रूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, पर मैकेनिज्म याद होना बहुत जरूरी। यू कैन नॉट स्किप मैकेनिज्म, मैकेनिज्म तो याद होना ही चाहिए। रूल देखते हैं क्या है। रूल क्या बोलता है कि जब एंटी मार्कोनिक रूल लगने वाला होता है तो ब्रोमीन जो है वो वहां पर जाता है जहां हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, यानी इन दोनों में यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ब्रोमीन जाना चाहिए, तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा कहता है ये रूल। तो देखिए अगर मैं बताऊं CH3 CH2, इस पर एक H आ जाए तो ये बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 के ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, तो ये इस तरह से बन रहा है। तो ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और मैंने सिर्फ आपको मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है। आपकी मर्जी हो तो आप माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बट आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, अगर उसने कुछ बोला ही नहीं है कि मेजर बताओ या माइनर बनाओ, तो आपको दोनों प्रोडक्ट बना के आने चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसका नाम है N प्रोपाइल, कॉमन नेम है ऑब्वियसली, ब्रोमाइड। ठीक है, उम्मीद है आपको नाम तो आते ही होंगे। और IUPAC नेम में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1, बताइए 1
ब्रोमो, सॉरी ये प्रोपाइल नहीं है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, वो भी ये बात समझ में आ रही है आपको, और यही जो है वो है मेजर प्रोडक्ट, ये भी लिखना चाहिए आपने। ठीक है, अब अगला रिएक्शन मैंने जो दिया है, फिर से ब्यूटेन ही नहीं दिया है, इस बार मैंने एरो पे HCl दिया और पेरोक्साइड दिया है। तो ठीक है, बताइए मुझे यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। तो यहाँ पर देखो पेरोक्साइड इसलिए एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होना चाहिए, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ तब चलता है जब HBr होता है, यहाँ पर HCl प्रेजेंट है और पेरोक्साइड यूज किया है। बोलो यहाँ पर फ्री रेडिकल यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका होमोलिटिक फिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट ही नहीं होगा। इसका मतलब फ्री रेडिकल से रिएक्शन जाने ही नहीं वाला है। करेक्ट है, तो बताइए अब किससे जाएगा? तो ये जो HCl है, करेक्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरा चलेगा, यानी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। यहाँ पर पेरोक्साइड पड़ा है, उसका क्या होगा सर? कुछ नहीं, वो पड़ा रहेगा सोल्यूशन के अंदर, हमको क्या। पर यहाँ पर पेरोक्साइड HCl के ऊपर कोई भी असर कर पाता नहीं है, याद रखिए, वो सिर्फ HBr पर असर करता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल ही फॉलो होने वाला है, इसलिए नेगेटिव पार्ट जो है वो वहां जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन एटम कम है। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो क्लोरीन जो है वो अंदर जाना चाहिए या बाहर, यानी यहाँ जाना चाहिए या यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि इस पर जाना चाहिए क्लोरीन। तो ये कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH यहाँ पर आ रहा होगा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड और ये CH3। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं इसका IUPAC लिखूं तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। उम्मीद है आपको ये दोनों भी रिएक्शन समझ में आ रहा होगा और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। और एक बात सुनिए, यहाँ पर आपको होमवर्क में, मैं अभी दे रहा हूँ आपको होमवर्क, अभी इस वीडियो को पॉज करिए, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन। इसका मैकेनिज्म आप लिखिए, चेन इनिशिएशन से लेके चेन टर्मिनेशन तक तीनों स्टेप होने चाहिए, और साथ ही आप इसका भी मैकेनिज्म लिखिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होने वाला है? मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है तो क्या होने वाला है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आप लिखिए। पेरोक्साइड के बारे में कुछ लिखो ही मत, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, उसको भूल जाओ, उसके बारे में लिखो ही मत। ठीक है, बट जस्ट राइट द 2 स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्लीज कंप्लीट द मैकेनिज्म, पॉज दिस वीडियो, कंप्लीट द मैकेनिज्म एंड देन रिज्यूम दिस वीडियो अगेन। ठीक है, तो चलिए, जो हम लोग ने मेथड शुरू किया था दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें से अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्केन्स के हम कैसे जनरेट करते हैं अल्काइल हैलाइड को, फिर अल्कीन से भी हमने देखा। अब इसी के साथ में अल्कीन के अंदर अब थोड़ी और 2 मेथड है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव प्रिपेयर नहीं होता है, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव या ऐसा कुछ प्रिपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों मेथड है टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की गई है, सिर्फ डिड यू नो के पार्ट में छोटा सा दिया गया है, तो मैं वो कवर कर लेता हूँ और फिर हम थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, टेक्स्ट बुक में एक ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आप कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं, और ये हमने 11th में ऑलरेडी सीखा हुआ है, करेक्ट है, इसकी तरफ अगर आप हैलोजन को ऐड करते हैं दैट इज X2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज CCl4, आपने ऑलरेडी देखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 11th में था रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, दोनों हैलोजन जो यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वैलेंसीज आना शुरू हो जाएगी, एक हैलोजन जो वो यहाँ पर आएगा, एक हैलोजन जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहाइड यानी VD। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि VD का कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं? अल्काइलिन डाइहाइड ऐसे लिखते हैं, और इसका IUPAC जो नेम है हम ऐसा लिखते हैं 1,2 या 2,3 ऐसे एडजेसेंट लिखते हैं, वो तो आप IUPAC रूल लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल एडिशन रिएक्शन है, पर यहाँ पर जो VD जनरेट हो रहा है ये क्या है? ये एक डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव नहीं है। तो ये छोटे से पार्ट में डिस्कस किया था, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर ऐसा ही कुछ मैं रिएक्शन करता हूं, ऐसा ही कुछ, बट देखिए ध्यान से सुनना कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि ये कोई अल्कीन है, इसकी तरफ मैंने समझो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन भी ले सकते हैं, इसको हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, क्या कर दिया इसको? हाई टेम्परेचर पे। अब आदमी क्या सोचेगा कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है और डबल बॉन्ड है, तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, है कि नहीं? सब ऐसा ही सोचते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट बना करके देगा। क्या अलग प्रोडक्ट बना करके देगा? देखिए, ये जो है वो हम इसे कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, करेक्ट है। पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यानी ये जो कार्बन है उसका मैं अगर आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है,
तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो है सारे सिंगल बॉन्ड है इसके लिए ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड में है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों क्लोरीन इसके अंदर जाने के बजाय ये पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को। यानी क्या हो रहा होता है कि इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। देखिए डबल बॉन्ड सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां से हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन आ जाएगा, तो यहां से जो हटा है हाइड्रोजन और यहाँ पर बचा हुआ है क्लोरीन, यहाँ से HCl बन करके निकल जाएगा। तो उम्मीद है ये रिएक्शन समझ रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो sp3 पर लग रहा है, ना कि डबल बॉन्ड पर। यानी ये जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, अलाइलिक पोजीशन। और अगर आप याद करें तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर देखो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ये जो डेफिनेशन है ये अलाइल हैलाइड की डेफिनेशन है। तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम है अलाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड का नाम क्या है, अलाइल क्लोराइड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो फंडा चल रहा है यहाँ पर इसे मैं कहता हूं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये कब हो रहा है, जब अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन डाल रहे हो और हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तब अलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन हो रहा है। ये बात आपके टेक्स्ट बुक में दी थी इसलिए मैंने डिस्कस करी। और ये भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों हाइड्रोजन होगा तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ऑब्वियसली ना, अगर तो HX डालेगा तो यही हो रहा है कि एक हाइड्रोजन जा रहा है एक हाइड्रोजन जा रहा है, बस वो कौन से पोजीशन पर जा रहा है, उसके लिए मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, ये सब बातें हमने देखी। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है मैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहा हूँ और अल्कीन से बनने वाले जितने भी हैलाइड्स थे, जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक में दी थी, वो मैंने सारी चीजें कवर करी है। ठीक है, अब तीसरा मेथड की तरफ जाने का समय आ गया है कि अब हम अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मैं 4 मेथड सिखाऊंगा कि आपको अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड कैसे बनाना है। ठीक है, आपको अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड कैसे बनाना है, आपको अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाना है। ये 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ होता है अल्कोहल से अल्काइल फ्लोराइड बनाना, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज। At 11th and 12th standard we do not study how to convert alcohol into alkyl fluorides. ठीक है, but don't worry about it. ये सिर्फ 3 मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये तीनों स्टेप हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक एक करके। ठीक है, पर ये तीनों भी जो चलने वाला है मैकेनिज्म वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिज्म क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ये मैकेनिज्म को ऐसा क्यों कहते हैं, तब मैं इसका नाम लिखूंगा। इसके लिए मैं जो स्पेस है इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, शायद आप ही स्पेस को भर दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। देखिए नंबर 1 दैट इज अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर 4 मेथड है टोटल और मैं चारों को चार्ट में आपको बताऊंगा। सीधी सीधी बातें, सारी इजी चीजें। देखिए अल्कोहल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि R बॉन्डेड टू OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहां से 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही होंगी अपने पास में। कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही होंगी? 4। ये पहली, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कि अल्कोहल के अंदर अलग अलग सॉल्वेंट डालेंगे तो भी प्रोड्यूस क्या होना चाहिए, अल्काइल क्लोराइड। यानी यहां पर भी RCl बन रहा होगा, यहाँ पर भी RCl बन रहा होगा, यहाँ पर भी RCl बन रहा होगा और यहाँ पर भी RCl बन रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा होगा। तो चारों रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहल के अंदर नंबर 1 मेथड हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं PCl3। क्या यूज कर रहे हैं? PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्या यूज कर रहे हैं? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और हम हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हीटिंग ऑन द एरो गिव्स अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो PCl3 है ये क्लोरिनेटिंग एजेंट है। मेरी बातें ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए तो लिख लीजिए, मैं हर चीजें लिखने नहीं बैठूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। PCl3 जो है वो क्लोरिनेटिंग एजेंट है, यानी अपने अंदर से क्लोरीन को रिमूव करता है, यानी Cl- को रिमूव करता है, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH है, अल्कोहल ग्रुप है, तो ये OH जो है इस पे चार्ज क्या होता है, माइनस। यहाँ से जो Cl निकालने वाला है उस पर भी चार्ज क्या होता है, माइनस। तो OH माइनस हट जाएगा, उसी की जगह Cl- आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। प्लस इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका साइड प्रोडक्ट बनता है
H3PO3, ठीक है। इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है H3PO3। इस तरह से इस रिएक्शन को जो है एक्चुअली बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करना पड़ता है? अगर इसी रिएक्शन को मैं एक लाइन में लिखता हूं कि देखिए ROH ग्रुप है, इसको मैं PCl3 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो ये RCl बनता है और H3PO3 बनता है। तो अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो देखिए यहाँ कितने क्लोरीन है 3, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 3 क्लोरीन होने चाहिए, तो मैंने इसके आगे लिख दिया 3। तो इसकी वजह से कार्बन का ग्रुप जो है वो 3 हो, क्लोरीन तो 3 हो गया, बैलेंस हो गया, कार्बन का ग्रुप 3 हो गया, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए 3, इस तरह से। तो देखिए अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, 3 कार्बन करेक्ट, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 3 बार ऑक्सीजन 3 बार ऑक्सीजन, 3 बार हाइड्रोजन 3 बार हाइड्रोजन, 1 बार फास्फोरस 1 बार फास्फोरस। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। पर जब मैं रिएक्शन आपको सिखा रहा हूं तब मैं आपको बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ ये आपको बैलेंस करके बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जब सिखा रहा हूं तब मैं बैलेंस नहीं करूंगा, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, OH निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। OH इज नेगेटिव, वो जा रहा है, उसी की जगह पे क्या आ जाएगा Cl माइनस। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? सबसे पहले क्या ये एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर देखो OH माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, यानी नेगेटिव चीज है वो रिप्लेस हो रही है, इसलिए मैं इसे कहूंगा न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, तो इसका जो मैकेनिज्म होने वाला है वो होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट यानी क्या? ऐसा ग्रुप जो क्लोरीन को रिलीज करता है, यानी Cl माइनस को रिलीज करता है, क्लोराइड को रिलीज करता है, ऐसा कहना चाहिए। तो इसमें कौन आ गया? PCl3, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि ROH के अंदर हम क्या ऐसा करेंगे कि RCl बनेगा, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर दूसरा क्लोरीनेटिंग एजेंट यानी PCl5 यूज कर सकते हैं और हीट कर सकते हैं, ठीक है। PCl5 का नाम क्या होता है? इट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। PCl5 का नाम क्या है? इट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। ये भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट ही है जो अपने अंदर से Cl माइनस को रिमूव करता है। सेम फंडा चलेगा, OH माइनस हट जाएगा, उसी की जगह Cl माइनस आ जाएगा, और इसके जो साइड प्रोडक्ट्स है वो कैसे बन रहे होंगे? वो बन रहे होंगे POCl3 प्लस H2O। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ती है, क्योंकि हर बार हर रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते रहेंगे तो पूरा 11th-12th स्टैंडर्ड के साथ और 3-4 साल चले जाएंगे, फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है RCl, POCl3 बनता है और H2O बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड, आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 5, करेक्ट है। तो यहाँ पर सॉरी ये H2O नहीं बन रहा है, सो सॉरी, ये बनेगा POCl3 एंड HCl, ठीक है। सो सॉरी, नॉट H2O, इधर HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 5, तो यहाँ पर भी 5 क्लोरीन है, 1, 3 और 1, 5 हो गया। यहाँ पर एक फास्फोरस है, यहाँ पर भी एक फास्फोरस है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक R ग्रुप है, यहाँ पर भी एक R ग्रुप है। यानी ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मुझे इसको और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब तीसरे रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत फास्ट सिखा रहे, फास्ट नहीं है, बहुत स्लो सिखा रहा हूं मैं आपको, एक चीज बता रहा हूँ कैसे चल रही है, ठीक है। फिर मैं इस पे इतने एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको ये सब चीजें जो है वो एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं? तीसरे वाले में हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, थायोनिल क्लोराइड, है ना, जिसका नाम होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। क्या यूज कर रहे हैं? SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो है कंपाउंड, इसका नाम है थायोनिल, THIONYL, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मैंने यूज करा है, किसमें? अल्कोहल के अंदर, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे चल रहा होगा? देखो, जो थायोनिल क्लोराइड है ये भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, करेक्ट। अपने अंदर से Cl माइनस को रिमूव करता है, तो OH हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक O है और SO है, तो यहाँ से देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस है वो लिबरेट हो जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस होता है, ठीक है। प्लस यहाँ से HCl का जो गैस है वो भी लिबरेट हो रहा है, ठीक है। याद रखिए इसका साइड प्रोडक्ट कि RCl तो बन रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रहा है और HCl भी बन रहा है जो लिबरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखना मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं थायरॉइड क्लोराइड के साथ में PY, ठीक है। PY का मतलब होता है पायरिडीन, और इसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी 11th चैनल में देख चुके हैं। पायरिडीन कैसा दिखता है, इट इज हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, और पायरिडीन जो है वो एक टाइप का बेस है। पायरिडीन जो है वो एक टाइप का क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, पायरिडीन जो है एक टाइप का क्या है, बेस है। और बेस का काम क्या होता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना। बेस का काम क्या होता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं बोलता हूँ मैं थायरॉइड क्लोराइड और पायरिडीन का मिक्सचर यूज कर रहा हूँ, ये जो है वो एक नेम रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एक नेम रिएक्शन, एक साइंटिस्ट ने दिया है कि अल्कोहल के अंदर अगर आप थायरॉइड क्लोराइड और पायरिडीन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको RCl मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का गैस मिलता है और HCl का गैस मिलता है। ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम है डार्जन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डार्जन्स, DAR, ठीक है, DAR, डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डार्जन्स रिएक्शन। टार्जन नहीं है, ये डार्जन्स रिएक्शन है, ठीक है। तो सर इसका नाम क्यों दिया गया है, ये भी तो किसी ने ढूंढा होगा, उनका तो नाम नहीं दिया। हाँ, क्योंकि वो इतना फेमस नहीं है, वो रिएक्शन इतना यूजफुल नहीं है। तो सर ये रिएक्शन इतना यूजफुल क्यों है, सबसे बढ़िया बात देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये जो मेथड है डार्जन्स रिएक्शन वाला मेथड, ठीक है, इससे आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ alkyl chloride is obtained, ठीक है। ये जो डार्जन्स रिएक्शन है इससे आपको जो अल्काइल क्लोराइड मिलने वाला है ये सबसे प्योर क्वालिटी का होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप एक बीकर में अल्कोहल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ दिस रिएक्शन इज ऑकरिंग। एक बीकर लिया, उसमें आपने अल्कोहल लिया, यू वांट टू कन्वर्ट ऑल दैट अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड्स। वो 100% कन्वर्ट तो नहीं होगा, थोड़ी सी इंप्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है कि कम से कम इंप्योरिटी रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रहे, ठीक है। ये डार्जन्स ने करके बताया। इसने क्या किया, अल्कोहल लिया, इसके अंदर एक पाउडर डाला जिसका नाम था थायरॉइड क्लोराइड, एसोसिएटेड थायरॉइड क्लोराइड, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो अल्कोहल के अंदर धीरे धीरे थायरॉइड क्लोराइड डिसॉल्व हो गया, वो हीट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो हीटिंग शुरू हो गई, उसने ऊपर से 4-5 ड्रॉप पायरिडीन के भी डाल दिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है मैं सब समझाता हूँ। जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ तो क्या हुआ कि अल्काइल क्लोराइड जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके साइड प्रोडक्ट्स यानी जो इंप्योरिटीज है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। अगर आप ध्यान से देखें उस बीकर के अंदर था ये जो क्लोराइड है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये तो लिक्विड स्टेट में नीचे बैठा हुआ है, और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये तो गैसियस है, देखो एरो ऊपर की तरफ है, गैसियस है। मतलब क्या, ये बीकर के अंदर से कंटिन्यूअसली एमिट हो रहे हैं, करेक्ट है, एमिट हो रहे हैं। तो बीकर में बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही बच रहा है, क्योंकि जो भी कचरा था SO2 और HCl वो तो लिबरेट हो रहा है, वो निकल रहा है। इस मेथड्स के अंदर देखिए H3PO3 एक एसिड है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों मिक्स हो जाएगा, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी POCl3 HCl और RCl तीनों एक दूसरे में डिसॉल्व होकर के रहेंगे, वो लोग सेपरेट नहीं हो रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए इंप्योरिटीज जो है वो खुद ब खुद निकल रही है, तो मेरा जो सेपरेशन का कॉस्ट है वो बच गया। ऊपर से इसके अंदर कम से कम इंप्योरिटी रहेगी, ऐसा शायद ही होगा कि 1 या आधा % SO2 या HCl दोनों कंबाइन होकर इसमें डिसॉल्व होगा, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट 95% प्योर कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर SO2 ही काम कर, देखिए अगर आप देखते हैं तो SOCl2 देखिए और इस मॉलिक्यूल को देखिए, करेक्ट है, इसमें से एक क्लोरीन R के पास आ रहा है तो RCl बन रहा है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे, ठीक। यहां से एक H एक Cl को लेकर के HCl बना रहा है, क्लियर बात है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और SO के पास एक ऑक्सीजन आ जाए तो SO2 बन के निकल जाएगा। तो सर ये पायरिडीन का जो है वो क्या काम है इस रिएक्शन में, मैंने पायरिडीन को तो कुछ यूज ही नहीं किया। देखिए ध्यान से, ये बीकर है ना, और इस बीकर में से जब SO2 का गैस लिबरेट हो जाएगा चलेगा, जब HCl का गैस लिबरेट हो रहा होगा, बेटा HCl जो है वो उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये सब नॉलेज की बात है, ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ठीक है। HCl जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, HCl जो है वो जैसे ही ग्लास में से लिबरेट होगा तो ग्लास के आसपास ऊपर का जो बीकर का जो राउंड होगा वहां पर ये कंडेंस हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो जब ये बीकर के अंदर आसपास में कंडेंस हो रहा है, देखिए अगर ये इस तरह से बीकर है,
ठीक है। तो HCl जो है वो यहाँ पर इस तरह से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपका कंपाउंड यहाँ पर रहेगा नीचे। तो इसमें से क्या है, जब आप ये कंपाउंड को आप सोचोगे कि रिएक्शन हो गया, अब ये कंपाउंड को आपको बाहर निकालना है, तो आप बीकर में से पोर करके निकालेंगे ना। तो जब आप उसको पोर कर रहे होंगे ना, तो ये HCl के जो ड्रॉपलेट्स है वो फिर से इसके अंदर कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो सर हम पायरिडीन क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए पायरिडीन मैंने आपको बताया कि पायरिडीन एक बेस है, तो अगर मैं HCl के ड्रॉपलेट्स यहाँ जमा भी हो रहे हैं तो इसके साथ में जो पायरिडीन है वो भी लिबरेट हो रहा होगा, क्योंकि आपने यूज किया है सॉल्वेंट की तरह। तो पायरिडीन सारे के सारे HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा बिकॉज इट इज बेस। तो जब आप इसमें से पोर आउट करेंगे तो आपको एक सॉल्ट मिक्सचर मिलेगा जो आसानी से रिमूव हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। तो HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पायरिडीन की वजह से। देखिए ये इतना छोटा सा मैंने लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि ये जो HCl है इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पायरिडीन। एक्सेस ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पायरिडीन। तो उम्मीद है आपको ये पूरा रिएक्शन समझ में आया होगा, जिसका नाम है डार्जन्स रिएक्शन। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज के बाद लाइफ में कभी भी नेम रिएक्शन आएगा तो वो नेम रिएक्शन बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको 5 या 10 बार लिख करके प्रैक्टिस करना ही होता है, क्योंकि एग्जाम में आता ही है, ठीक है। डार्जन्स रिएक्शन में होने वाला रिएजेंट क्या है? थायोनिल क्लोराइड। होने वाला सॉल्वेंट क्या है? पायरिडीन, जिसका काम क्या है? एक्सेस ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। और ये जो भी हम किस पर यूज करते हैं? अल्कोहल पर यूज करते हैं। तो क्या जनरेट होता है? अल्काइल हैलाइड जनरेट होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? बिकॉज इसमें जो अल्काइल हैलाइड जनरेट हो रहा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। इट इज द बेस्ट मेथड एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। Why it is the purest form? Because the impurities formed here will be in gaseous state and will be liberated. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अभी आपको बोले और जिसका आंसर मैंने किया, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में कहीं ना कहीं, एमसीक्यू के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में या वन लाइन के फॉर्म में। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, डार्जन्स रिएक्शन है वो एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। किसका बेस्ट मेथड है? टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। आप इससे अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं नहीं है, ना ही अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब लास्ट रिएक्शन के बारे में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डार्जन्स जितना, पर ये भी नेम रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं HCl। सिंपली हम यहाँ पर यूज करते हैं HCl। बस ये HCl जो होगा वो कॉन्क होगा, यानी CONC लिखना चाहिए, कॉन्क यानी कॉन्सेंट्रेटेड। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। प्लस हम लोग यूज करेंगे एनहाइड्रस, ANH का मतलब एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस यानी पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ZnCl2 विदाउट वाटर फॉर्म ऑफ ZnCl2, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिक्सचर यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब आप ये दोनों मिक्सचर यूज करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं, GROOVES, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से चल रहा होता है? ROH है, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं OH हट करके Cl आ रहा है, तो इसका H और इसका OH मिलकर के क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो सिर्फ वाटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, इसका क्या काम है? देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 एक पाउडर फॉर्म है जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा, जो वाटर को क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी प्योर क्वालिटी का बनने वाला है। बस यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा वेट होगा और उसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 और वाटर का थोड़ा सा मिक्सचर होगा, जिसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है। पर ये इतने अच्छे क्वालिटी का RCl नहीं देता है जितना अच्छा क्वालिटी का डार्जन्स रिएक्शन से मिल रहा है। ये बात आपके दिमाग में डाल दीजिए। साथ ही मैं आपको एक चीज और सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमने यूज किया है, ये जो मिक्सचर आप यूज कर रहे हैं, इस मिक्सचर का भी एक नाम है। देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये मेथड का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल कंडीशंस यूज हो रही है, यानी कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 केमिकल कंडीशंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे कि इसे मैं कहता हूं लुकास, LUCAS, लुकास रिएजेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। लुकास रिएजेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगा कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो इस तरह मैंने 4 मेथड आपको सिखाई। चारों मेथड में आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड ही अल्काइल क्लोराइड ही बना रहे हैं। सिर्फ अलग अलग रिएक्शंस यूज करने की वजह से अलग अलग साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनके अलग अलग फायदे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले यूज करते हैं PCl3 फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड,
जिसकी वजह से RCl तो जनरेट होगा ही, पर साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। PCl3 यूज करेंगे तो H3PO3 साइड प्रोडक्ट बनता है। अगर आप PCl5 यूज करेंगे तो ये तो बनने ही वाला है, बट इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो होगा POCl3 और HCl। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज डार्सन्स रिएक्शन एंड द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं और पायरिडीन यूज करते हैं। थायोनिल क्लोराइड और पायरिडीन में से रिएक्ट कौन कर रहा है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या रिएक्ट कर रहा है कि आपको RCl तो मिलने ही वाला है, बट साथ में SO2 का गैस मिलेगा, HCl का भी गैस मिलेगा, जो दोनों ही लिबरेट हो रहे होंगे। तो सर इसमें पायरिडीन का क्या यूज है, पायरिडीन इसके अंदर एक बेस की तरह काम कर रहा है जो HCl को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट रिएक्शन में अगर आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा ग्रूव्स प्रोसेस की। तो ग्रूव्स प्रोसेस किसको यूज करता है, लुकास रिएजेंट को यूज करता है। ग्रूव्स प्रोसेस किसको यूज करता है, लुकास रिएजेंट को यूज करता है। किसके ऊपर यूज करता है, अल्कोहल के ऊपर यूज करता है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है, अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि चलो ठीक है ये बात तो सही है, पर लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे लुकास रिएजेंट दो केमिकल का मिक्सचर है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और दूसरा होता है एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और ये चारों ही रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो रहे होंगे। अब हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको ये सारी बातें दिमाग में बैठ जाए और सारे चीजों का रिएक्शन करने आपको आ जाए। मीनवाइल आपके बुक में भी आप इसको इसी तरह से लिखिएगा, प्लीज डू नॉट फॉलो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फॉर रिएक्शंस। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को खोलेंगे नहीं, क्योंकि बुक में कुछ भी अच्छे से नहीं दिया है। सब कुछ शॉर्टकट में एक एक लाइन में लिख करके दिया है और पीछे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये मेथड आपसे सिखा रहा हूँ, यही मेथड फॉलो करिए, डू नॉट फॉलो टेक्स्ट बुक। जब मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज को टेक्स्ट बुक से पढ़ना है तब आप पढ़िएगा, उसके सिवाय टेक्स्ट बुक मत खोलिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये सारी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, चाहिए तो ये वाला पार्ट 10 बार देखिए, पर ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देता हूँ और इसको हम क्लियर करते हैं। बट दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड का भी होता है, अल्काइल आयोडाइड का भी होता है। ठीक है, अगर टाइम रहा तो आज ही सिखाऊंगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस 4 रिएक्शन के ऊपर हम लोग थोड़े MCQ थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो मैं पहला एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अल्कोहल को अल्काइल को कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्शन ऑफ PCl3 ऑन इथेनॉल, ऐसा क्वेश्चन दिया है। एक्शन ऑफ PCl3 ऑन इथेनॉल, यानी अपना रिएक्टेंट जो होगा वो इथेनॉल होगा, उसके ऊपर PCl3 डालेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा ये पूछ रहा है। तो लेट अस राइट इथेनॉल अवर रिएक्टेंट यानी CH3 CH2OH, इस तरह से। इसमें मैं अगर PCl3 ऐड करता हूँ इस तरह से तो क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, PCl3 ऐड करते वक्त हमको सिर्फ हीट करना होता है। इसका नाम मैं लिखता हूँ कॉमन नेम में तो आ जाएगा इथाइल अल्कोहल, और अगर IUPAC नेम में लिखता हूँ तो हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, PCl3 का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज फाइन। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा बताओ, PCl3 जो है वो एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से Cl- आ रहा होगा, तो Cl- क्या करेगा, OH- को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बिकॉज द मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए OH हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, करेक्ट, और इधर आ जाएगा Cl इस तरह से। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा क्लोरोइथेन। ठीक है, उम्मीद है वो आप लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह कमी है। इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, याद करिए PCl3 के अंदर साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो PCl3 जब होता है तब साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3। मैं ऐसे याद रखता हूँ, PCl3 तो साइड प्रोडक्ट में भी H3PO3 333 ऐसा सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो होगा H3PO3। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसलिए मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर PCl3 में 3 क्लोरीन है पर यहाँ पर 1 ही क्लोरीन है, तो मुझे इसके आगे 3 लिखना चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 बार बन रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इसके आगे 3 लिखना चाहिए।
ठीक है। ऐसा करने से कार्बन चेन 3 बार हो रही है, बट यहाँ पर एक ही बार है, तो मुझे इसके भी आगे यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन 3 हो रहा है जो यहाँ पर बैलेंस हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो रहा है जो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये फंडा समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखिए आपको एक ट्रिक समझ में आ रही है, जब भी आप यूज करते हैं PCl3 तो साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3, और इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो भी 3 का वर्ड यूज होता है। देखिए 3 टाइम्स ऑफ दिस एंड 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनिए, ट्रिक ध्यान से सुनिए। इथेनॉल को अगर PCl3 या किसी भी कंपाउंड को PCl3 से रिएक्ट कराया, किसी भी अल्कोहल को, करेक्ट है, तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा H3PO3, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा जिसमें रिएक्टेंट 3 टाइम्स होगा और प्रोडक्ट भी 3 टाइम्स बनेगा। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ में अगर इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो कॉमन नेम IUPAC नेम इसका लिखना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉमन नेम में इससे हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। और IUPAC नेम जो होता है इसका हो जाएगा क्लोरो इथेन, ठीक है। चलिए अब सेकंड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 2, दैट इज एक्शन ऑफ PCl5 ऑन N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए एक्शन ऑफ PCl5 ऑन N प्रोपाइल, पहले N प्रोपाइल क्लोराइड ड्रॉ करना चाहिए, दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसका नाम इसके नीचे लिख देता हूं तुरंत, दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, इस तरह से कुछ, ठीक। और इस पे मैं अगर एक्शन करता हूं किसका, PCl5 का, और मैं रिएक्शन लिखता हूं। देखिए अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, दैट डजंट मैटर। और इसको भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हाँ एक और बात, वो चारों भी जो रिएक्शन मैंने बताए थे, चारों के चारों रिएक्शन में आप हीट करते हैं। मैंने शायद कहीं पर नहीं बताया होगा तो आप कर लीजिएगा, चारों रिएक्शन में हीट लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है और बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, PCl5 इज अगेन अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो वहां से क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर लिया हम लोग ने, एक्शन ऑफ PCl5 ऑन N प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है ना, तो हमने जो लिखा है वो N प्रोपाइल क्लोराइड लिखा है, इट शुड बी N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर OH ग्रुप आना चाहिए, दैट वाज मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से। N प्रोपाइल बोलो क्या हो जाएगा, अल्कोहल, और ये हो जाएगा IUPAC नेम में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा 3 कार्बन तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, अल्कोहल है तो प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह से, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हाँ PCl5 क्या होता है, एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, OH को हटा देगा और उसी की जगह पे Cl को लगा देगा, ठीक है। तो देखिए OH हट जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो क्या हो रहा है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH हट गया, उसके जगह क्या आ जाएगा, लेट मी राइट, Cl आ जाएगा, करेक्ट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब PCl5 है तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये मैंने आपको पूछा था, बताओ क्या होता है, POCl3 होता है। क्या होता है, POCl3 एंड HCl, ठीक है। तो इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा POCl3 एंड HCl। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 5 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 5 क्लोरीन है, 1 3 और 1, 5 हो गए। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट इसका साइड प्रोडक्ट याद रखना चाहिए, दैट इज POCl3 एंड HCl। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, N प्रोपाइल अल्कोहल पर PCl5 का एक्शन कर लिया और देख लिया कि क्या बनता है, N प्रोपाइल क्लोराइड बनता है। ये जो कंपाउंड इसका नाम है N प्रोपाइल क्लोराइड कॉमन नेम में, और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। चलिए थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कन्वर्ट, ध्यान सुनिएगा, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू मिथाइल क्लोराइड बाय डाल्टन्स रिएक्शन, ठीक है। कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू मिथाइल क्लोराइड बाय डाल्टन्स रिएक्शन। तो डाल्टन्स रिएक्शन ऐसा मेंशन किया गया है तो उसी का रिएजेंट यूज करना पड़ेगा मिथेनॉल को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिएक्टेंट मिथेनॉल होगा, दैट इज CH3OH, करेक्ट है। डाल्टन्स रिएजेंट कौन होता है, डाल्टन्स रिएक्शन में आप डाल्टन्स रिएजेंट यूज करते हैं, कौन होता है, थायोनील क्लोराइड, यानी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा SOCl2, ठीक है। और एरो पे मैं लिख दूंगा इसका सॉल्वेंट, दैट इज पाइरिडीन, और इसको मैं कर दूंगा हीट, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा होगा, OH हट जाएगा, उसके जगह Cl आ जाएगा, यानी यहाँ पर CH3 जो है इसके पास में आ जाएगा Cl। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। तो सर साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, SO और इसका O, तो क्या बन जाएगा SO2। आपको गैसियस स्टेट बताना जरूरी है, यानी ऊपर की तरफ एरो बता दीजिएगा। और एक H, और ये जो Cl है इसमें से एक Cl तो यहाँ यूज हो रहा है, एक Cl बचा हुआ है, तो वो HCl बन करके गैसियस स्टेट में लिबरेट हो रहा है। उम्मीद ये समझ में आ रहा है। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हमने पाइरिडीन ऐड किया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम लिख लीजिएगा, किसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल।
इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये जो जनरेट हुआ इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, जब आप रिएक्शन के अंदर इस तरह से लिख रहे होंगे कि हर कंपाउंड आपने लिखा है और उसके नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है, देखो आपको कोई भी एक नाम लिखना होता है, या तो कॉमन नेम या तो आईयूपीएसी नेम, पर मैं तो जनरली दोनों लिखता हूँ, ऊपर पहले कॉमन नेम लिखता हूँ फिर आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ। इससे क्या है, मेरी प्रैक्टिस बनी रहती है, मुझे आते रहता है कि दोनों कंपाउंड के दोनों नाम क्या होते हैं, ताकि कभी भी कोई भी नाम दे मुझे कभी कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। ठीक है, आपको भी यही प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए और यही करना है आपको। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए, और जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है उसका नाम मत लिखो, आपको पता है इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, मत लिखो इसका नाम। साइड प्रोडक्ट्स का नाम मत लिखो, मेन प्रोडक्ट का तो नाम लिखो कम से कम, कि ये जो रिएक्टेंट है मेन है, ये रिएक्टेंट मेन है, ये भी मेन, इनका तो नाम लिख लेना चाहिए कम से कम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है। तो देखिए फोर्थ रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या कह रहा है आपसे, कि एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट ऑन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, मैंने हैंडराइटिंग थोड़ी कम की है, बिकॉज मुझे यहाँ पर चारों रिएक्शन फिट करके बताने थे कि चारों मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। प्लीज हो सकता है तो जूम या कुछ करके आप एडजस्ट करिए। एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट ऑन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो व्हाट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम दिया हुआ है, तो प्रोप यानी 3 कार्बन, आइसो यानी सेकंड कार्बन पर आ जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये भी हो जाएगा CH3, इस तरह से। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको आप सेक प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। होप आपको आईयूपीएसी के सारे रूल्स तो पता ही होंगे। ठीक है, इसमें अगर हम यूज करते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ, बोलिए, कॉन्क HCl, और मैं एरो पे लिख दूंगा एनहाइड्रस ZnCl2, आप साथ में भी लिख सकते हैं, बट मैं जनरली जो मेन रिएजेंट है उसको यहाँ लिखता हूँ, और जो साइड रिएजेंट है या फिर जो सॉल्वेंट है उसको मैं एरो पर लिखता हूँ, और इसको भी मुझे हीट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसमें हीट नहीं करेंगे तो भी चलता है, बट फाइन, आप हीट लिख के कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको। क्या हो जाएगा बताइए, तो OH हट जाएगा, उसी के जगह पे Cl आ जाएगा। रिएक्शन बड़ा सिंपल है बेटा, OH हटा के Cl लगाना है बस। तो यहाँ देखिए CH3 हो जाएगा, CH यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये OH गया कहाँ पर, यहाँ से HCl में से Cl आ रहा है, तो ये H और OH मिलके वाटर बनाएगा। तो इस वाटर को ऑब्जॉर्व कौन करेगा, जो पाउडर है, पाउडर यानी एनहाइड्रस है, तो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए यूज किया गया, और कुछ उसका यूज नहीं है। ठीक है, इसका जो कंपाउंड है, ये इसका नाम क्या है, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, करेक्ट है, या फिर आप सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप बोल सकते हैं। आईयूपीएसी नेम में हो जाएगा ये 2-क्लोरोप्रोपेन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये रिएक्शन भी क्लियर है। बाय द वे, अगर मैंने आपसे इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ विच प्रोसेस इज दिस, तो आपका आंसर क्या होगा कि दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। ये आपका आंसर होना चाहिए कि ग्रूव्स प्रोसेस है, जिसमें हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं, और इसी रिएजेंट का नाम होता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको चारों भी रिएक्शन करके बताया है। अब देखना, मैंने चारों भी रिएक्शन में मेंशन किया है कि आपको क्या यूज करना है। मैंने मेंशन किया है कि PCl3 यूज किया है, मैंने मेंशन किया है कि PCl5 यूज करना है, मैंने मेंशन किया है कि डार्जन्स मेथड यूज करना है, मैंने मेंशन किया है कि लुकास रिएजेंट यूज करना है। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें मेंशन नहीं किया होगा, आपको सिर्फ बोलेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, और मेंशन नहीं किया होगा कि 4 में से कौन सी मेथड यूज करनी है, तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, जो सबसे प्योरेस्ट मेथड है वो आपको यूज करनी चाहिए, यानी थायोनिल क्लोराइड वाला यूज करना चाहिए, ये वाली मेथड आपको यूज करनी चाहिए, अगर मेंशन नहीं किया है तो ही, क्योंकि तब आपके पास में चॉइस होती है कि 4 में से कोई भी मेथड यूज कर सके, है ना। तो आपको हमेशा वही मेथड यूज करनी चाहिए जो बेस्ट मेथड है। इनफैक्ट अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये यूज करो, ये इजी लगती है, ये जो भी इजी लगती है आपको, आपके मन को अच्छा लगता है, वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, अगर मेंशन नहीं किया है तो। पर मुझे अगर कोई पूछेगा कि सर मैंने आपको मेंशन करने नहीं दिया है कि कोई कौन सा रिएक्शन यूज करना है, आप कौन सी यूज करेंगे, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं तो थायोनिल क्लोराइड यानी डार्जन्स रिएक्शन यूज करूंगा। क्यों, इसके 2 रीजन है, इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये सबसे प्योर फॉर्म देता है, और तीसरा ये एग्जाम में आने ही वाला है, मुझे पता ही है, तो मैं इसको बार बार यूज करूंगा, तो मेरे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो ये मेरा मेथड पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों भी रिएक्शन समझ में आए होंगे, और आप थोड़े क्वेश्चंस और मैं देता हूँ, आप होमवर्क में उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 और 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है कि कन्वर्ट ब्यूटेन 1-ऑल इनटू 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ब्यूटेन 1-ऑल कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि 4 कार्बन है और पहले कार्बन पर
OH ग्रुप होगा। ठीक है, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ ही है, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल। मुझे आदत है कि कंपाउंड के साथ ही उसके नाम लिख दो ताकि कोई गुंजाइश ही न रहे कि हम भूल गए नाम। ठीक है, चलो इसको कन्वर्ट करना है, यानी एरो आ जाएगा किसमें, 1 क्लोरोब्यूटेन में, यानी 4 कार्बन के अंदर पहले ही कार्बन पर जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है। अभी इसका मैं कॉमन नेम लिखूं तो हो जाएगा N ब्यूटाइल। आप उम्मीद है कि आप भी साथ में बोल रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं जैसे क्लासरूम में आप बोलते हैं साथ साथ में मैं ऐसे ही अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, IUPAC नेम देखिए क्या होगा इसका, कि इसका हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब सवाल ये क्वेश्चन ये कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कंडीशंस पूछ रहा है। तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो OH है उसको हमने Cl में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे क्लोरीन लगाना है, तो मुझे क्लोरीनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। और आप देख सकते हैं OH माइनस है और Cl भी माइनस होता है, दोनों रिप्लेस हो रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हमने सीखा है। उसके 4 मेथड सीखे हैं कि अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड इज PCl3, सेकंड मेथड इज PCl5, third method is thionyl chloride plus pyridine, that is Darzin's reaction, and the fourth method is Gru's process in which we use Lucas reagent which is CONC-HCl and ZnCl2 anhydrous। ठीक है, उम्मीद है कि चारों मेथड आप भी साथ में बोल रहे होंगे, याद आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए उसने मेंशन किया है क्या कौन सी मेथड यूज करना है, नहीं मेंशन किया है। तो मेरी मर्जी, मैं 4 में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकता हूँ, पर मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा डार्जन्स रिएक्शन रहेगा। यानी मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बोलिए थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, इसके नीचे नाम लिख देता हूँ कि ये है थायोनिल क्लोराइड, और साथ में यूज करूंगा पाइरिडीन और हीट करूंगा। पाइरिडीन का ये काम क्या है कि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज SO2 लिबरेट हो जाएगा, बट HCl लिबरेट होने के साथ साथ न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा पाइरिडीन की वजह से। ठीक है, तो दिस इज माय रिएक्शन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज द मेथड इन व्हिच यू ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब अगर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया, आप बाकी को कोई भी मेथड यूज कर सकते थे ना, यहाँ पर मैंने ये यूज किए। ठीक है, तो देखिए हाउ विल यू प्रिपेयर सेक ब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी फेमस, कि आपको दिया होगा कि आप सेक ब्यूटाइल क्लोराइड प्रिपेयर करिए अल्कोहल से। क्या उसने मेंशन किया है कौन सा अल्कोहल, नहीं, मतलब आपको दिमाग लगा के सोचना होगा कि हमको कौन सा अल्कोहल यूज करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस, यानी ये प्रोडक्ट है तो मैं प्रोडक्ट साइड में इसको लिख लेता हूँ सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम दिया हुआ है। ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4, सेक यानी सेकेंडरी कार्बन यानी ये वाला या तो ये वाला, उस पर क्लोरीन है, तो समझ लेते हैं मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो CH3 ये CH हो जाएगा, ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं इसी का IUPAC नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कहां से प्रिपेयर करना है, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं तो OH हट जाता है, उसी की जगह Cl आता है। इसका मतलब इस वक्त जहां पर Cl दिखाई दे रहा है वहां पर OH होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ का जो अल्कोहल यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसी तरह दिखने वाला अल्कोहल यूज करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा OH, तभी ये जो OH है हट करके यहाँ Cl आएगा, तो ही ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। तो कौन सा अल्कोहल यूज करना है वो आपको यहाँ दिया नहीं था, बट मैंने डिस्कवर किया बाय यूजिंग दिस रिवर्स टेक्निक। ठीक है, इजी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलो अब ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है ऐसा बोला है, क्या उसने मेंशन किया है कौन सा मेथड यूज करना है, नहीं मेंशन किया है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा क्या रहेगा, डार्जन्स रिएक्शन रहेगा। बट फॉर अ चेंज, अभी मैंने ऊपर यूज किया डार्जन्स रिएक्शन, इसलिए फॉर अ चेंज मैं एक रिएक्शन और यूज करता हूँ, दैट इज, समझो अगर मैंने यूज कर लिया लुकास रिएजेंट यूज कर लिया, तो मुझे लिखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है HCl विच इज कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ लिखना होगा एनहाइड्रियस ZnCl2 और मुझे हीट करना होगा। तो ये इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो तो वाटर ही बनता है, आपको जानते हो है ना, H और ये OH मिलके वाटर, और Cl विल रिप्लेस दिस OH, करेक्ट है। चलिए अभी सबका नामकरण करेंगे। इसका जो नाम है वो होगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम में, और अगर IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। सिर्फ इसी का अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। उम्मीद है कि मैं आपको सारा रिएक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, और आप सारी चीजें एक एक करके नोट्स में कन्वर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इस वक्त आई गेस आपको पता चल ही गया होगा कि नोट्स मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने सारे जो रिएक्शन से भेजे में याद नहीं रख सकते, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस टू रिमेम्बर इट। ठीक है, तो चलिए
और मैं थोड़े से एग्जांपल्स जो है आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड, अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। उस पर भी हम बहुत एग्जांपल्स करके उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़े से और एग्जांपल्स आपको होमवर्क में देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो देखिए होमवर्क में मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने बोला है कन्वर्ट, और ये 4 रिएक्शंस दिए हुए, कन्वर्ट ब्यूट 1 इनटू 1 ब्रोमोब्यूटेन, कन्वर्ट ब्यूट 2 इनटू 2 ब्रोमोब्यूटेन, कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड, कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू दिस स्ट्रक्चर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये जो है वो मेजर प्रोडक्टिव होता है, ये अज्यूम करके आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन एक्शन ऑफ दिया है, तो इसमें भी 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, एक्शन ऑफ HCl ऑन दिस कंपाउंड, एक्शन ऑफ HBrN पेरोक्साइड ऑन दिस कंपाउंड, एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट ऑन दिस कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मैंने रिएक्शंस दिए इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने अल्केन से सीखा था, अल्कीन से सीखा था, और आज जो हमने अल्कोहल से सीखा वो तीनों भी कंबाइंड है, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, आपका तीनों चीजें रिवाइज होती रहेगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एंटी मार्कोनिक ओवररूल। एंटी मार्कोनिक ओवररूल के 2 और नाम है, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाए थे, उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप ढूंढ के फाइंड करना है आपको कि इनके और 2 नाम क्या है एंटी मार्कोनिक ओवररूल के, ठीक है। चलिए, और साथ ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों भी मैकेनिज्म्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दोनों भी रिएक्शंस मैंने आपको सिखाए हैं, मैकेनिज्म्स सिखाए हैं, आपको दोनों ही 3-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है होमवर्क बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सिंसियरिटी से होमवर्क करेंगे, और कुछ डाउट होगा तो जरूर मुझसे पूछेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट, होमवर्क आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए।